Maybe I request you all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट द सेशन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आज का सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि ये अगर ट्रेनिंग हमें डिसीजन मेकिंग की अगर हमें पहले मिल जाता ये स्किल्स की डेवलपमेंट, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आसान हो जाती। वी विल बी मेकिंग मोर इनलाइटेंड एंड एजुकेटेड डिसीजंस रादर दैन द जर्नल डिसीजंस। मौलाना रूम फरमाते हैं अपनी मसनवी में, उनका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो तीन लफाज होते हैं ना, एक नाकाम लोगों की ज़िंदगी का असासा होते हैं। तीन अल्फाज नाकाम लोगों की ज़िंदगी का असासा है। एक लफ्ज़ है जी अगर, एक है मगर, और एक है, ठीक है जी, अगर और मगर, और तीसरा लफ्ज़ है काश। ये तीन अल्फाज हैं जी अक्सर लोगों की ज़िंदगी के। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हों, इसमें कोई डिग्री का ताल्लुक नहीं है। मौलाना फरमाते हैं कि अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा होता है। अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा हो। तो 55% आफ्टर द एज ऑफ 95 जो 95% लोग जो 55 साल या 60 के करीब होते हैं तो वो ज़्यादातर रिग्रेट्स में गुजारते हैं। बड़ी मशहूर किताब का हमने रिव्यू भी किया था कि रिग्रेट्स के, काश हमें वापस टाइम मिल जाए, काश हमें ज़िंदगी दोबारा मिले तो हम ये 5 रिग्रेट्स ना करें। 5 रिग्रेट्स पे किताब है, बड़ी ऑस्ट्रेलियन एक डॉक्टर ने लिखी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड ना। खैर, मैं यहाँ से आज का सेशन शुरू करेंगे हज़रत मौला अली करम अल्लाह बच्चों की एक जुमले से। बड़ी खूबसूरत उनका एक बात है, सही है। कहते थे कि गुस्से की हालत में फ़ैसला मत करो, क्योंकि टाइम थोड़ा है, ज़्यादा बहुत, वरना भी 1 डे का ये ट्रेनिंग सेशन है, उसको हम आज नहीं अफोर्ड कर सकते। वी विल जस्ट हैव एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो क्या है जी कि गुस्से की हालत में फ़ैसला मत करो और खुशी की हालत में वादा मत करो। ये ज़िंदगी में बंदा ये एक लाइन पक्की कर लेना, ज़िंदगी में बड़े मसले हल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गुस्से की हालत में किया हुआ एक फ़ैसला, एक कदम जो होता है ना, रॉन्ग डिसीजन, आपको मिसाल के तौर पर डाइवोर्स होती हैं, आजकल हाईएस्ट रेट चल रहा है, खुलास का रेट चल रहा है, ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन रिलेशनशिप्स। उसकी 99% वजह क्या है? हमारा जो इमोशनल जो होता है ना वो कंट्रोल नहीं रहा। इमोशनैलिटी है जिसकी वजह से हम जो होता है ना, नफ्सियात कहती है, आई एम ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने 20-25 साल इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी किया है। तो ही कहते हैं कि जो एक अच्छा डिसीजन मेकर, रशीद साहब आपका सवाल, कई लोगों के सवालों के जवाब मैं साथ साथ देता जाऊँगा। एक अच्छा डिसीजन मेकर की क्या एबिलिटीज़ होती हैं, एक अच्छा डिसीजन मेकर और एक बुरा डिसीजन मेकर में क्या फ़र्क है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, तो हम इससे शुरू करते हैं। एक अच्छा डिसीजन मेकर और एक बुरा डिसीजन मेकर कौन होता है? बुरा डिसीजन मेकर जो होता है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इमोशन फैसले करता है, ठीक है। और यहाँ ज़रा बड़ा क्रिटिकल आपको समझना पड़ेगा, जो इमोशंस हैं, ठीक है, 9 डिसीजंस आउट ऑफ 10 रिसर्च कहती है, 9 डिसीजंस आउट ऑफ 10 वी टेक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इमोशंस एंड वी ट्राई टू रैशनलाइज एंड जस्टिफाई विद रीजन। जिंदगी में हम अपने उन इमोशनल फैसलों को क्या करते हैं? जस्टिफाई करने की, उसको कहते हैं साइकोलॉजी में रैशनलाइजेशन करते हैं। उसकी रैशनलाइजेशन हो रही होती है, उसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं जो हमें पसंद है। हम कुरान पाक की आयतें भी निकाल लाते हैं जो अपनी पसंद की होती हैं। हम सारी इस किस्म का डाटा कलेक्शन कर लेंगे जो मुझे पसंद है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पूरा एक बुनियादी चीज़ उधर रखनी थी। सेकंड एबिलिटी क्या होती है? पहला क्या बोला? एक अच्छा डिसीजन मेकर क्या होता है? वो अपने डिसीजन EQ बेस्ड करता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोला जी? EQ, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर वो फैसले करता है, वो इमोशनली मैच्योर होता है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आज टॉपिक EQ नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फैसलों के हवाले से बात करना था कि एक अच्छा डिसीजन मेकर की क्या एबिलिटी है। तो पहली एबिलिटी क्या है जी? EQ। अब एक छोटा सा यहाँ मैं पहले सेकंड और थर्ड पे जाने से पहले यहाँ एक पॉज लेके आपको क्लियर कर दूं कि EQ बेस्ड डिसीजन में क्या फ़र्क है और एक खाली IQ बेस्ड डिसीजन में क्या फ़र्क है। EQ बेस्ड जो होते हैं ना, आप गौर से देखिएगा, ये क्या है जी? हमारे ब्रेन का राइट साइड है, ये क्या है जी? लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या होती है? जो ब्रेन जो है, जिसने कम से कम साइंस पढ़ी होगी उसे पता होगा, राइट ब्रेन जो से होता है ये लेफ्ट ब्रेन, ये हेमिस्फीयर है ना बीच में, दरमियान में, ये ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं।
राइट ब्रेन जो होता है इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स, ये सारा राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन किसके रिप्रेजेंट करता है? अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसको पता होगा कि जो लेफ्ट ब्रेन की जो अगर आप स्टडी करें तो ये लॉजिकल है, एनालिटिकल है, क्रिटिकल है थिंकिंग में, ठीक है। जितनी लॉजिक, क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो इधर से लेफ्ट ब्रेन से आता है, इसकी प्रोसेसिंग से आता है। और जो राइट ब्रेन है वो ये होता है। अब होता क्या है कि हमारे जो अगर आप जो इमोशंस का तल्लक आपके राइट के साथ है, लॉजिक का तल्लक आपके लेफ्ट के साथ है। गुस्सा जो है वो राइट ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको एड्रेनलिन ग्लैंड जो किक ऑफ करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को, जो आपके न्यूरॉन्स को हिला देते हैं, और एड्रेनलिन का सारा रोला है। तो एड्रेनलिन की सिक्रीशन होती है वो आपकी ब्लड के अंदर जाती है। जैसे खुशी होती है उसका तल्लक हमारे एक वो जो ट्रिगर होते हैं जो ब्रेन का पिछला हिस्सा, और डोपामाइंस निकलते हैं। आज सारे डोपामाइन रेवोल्यूशन चल रहा है, जो हैप्पीनेस जो हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है जी। अब वो डिसीजंस के अंदर जो होता है, बहुत खुशकिस्मत इंसान है जो अपने इमीडिएट जो एक्शंस रिएक्शंस को कंट्रोल करके लॉजिकल पार्ट को यूटिलाइज करे। जो पाज होता है, जैसे गुस्सा होता है, गुस्से के अंदर आपको आपकी जो माइंड की जो हमारी सोचने की सलाहियत है वो सस्पेंड हो जाती है। और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात की बुनियादी वजह जो बनाया वो क्या था जी? वो हमारी थिंकिंग थी। वी आर सुपीरियर इन थिंकिंग। बाकी हमारा हार्डवेयर एनिमल जैसा ही है। हम सुपीरियर क्यों हैं? क्योंकि हमारा थिंकिंग का लेवल, अदरवाइज मंकीज की, चैंपियंजीज की थिंकिंग भी देखें वो भी प्रिमिटिव लेवल पे होती है, वो भी मैथमेटिक्स हल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा डिफरेंट। ओके, कमिंग बैक, तो ये इमोशंस का ताल्लुक है डिसीजन में। पहले मैंने बोला एबिलिटी, एक अच्छा डिसीजन मेकर वो अंडर द इम्परेला ऑफ इमोशंस नहीं करता। यहाँ बैठे हैं कैफे खुदी में, अगर आप इकबाल का कॉन्सेप्ट को खुद ही देखें तो पहला लफ्ज इश्क है। इश्क रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, लेकिन ये वाला इमोशंस डिफरेंट है। आपके जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये खुदा के लिए हैं, या आपके नबी के लिए हैं, या आपके मकसद के लिए हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़, दूसरा, अच्छा 2 पॉइंट रह गए थे। पहला आ गया जी, जो अच्छा डिसीजन मेकर है वो कैसे डिसीजन करता है जी? रिसर्च कहती है उसके ज़्यादा डिसीजन किसके अंडर होते हैं जी? EQ बेस्ड होते हैं। इमोशनल नहीं होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। और ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि उसने किताब के अंदर वो जो प्रोड्यूस किया था, किताब 1995 में, ठीक है जी, उसने लिखी थी। दूसरा जो उसका जो पॉइंट है वो है एबिलिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी। अच्छा डिसीजन मेकर क्या होता है जी? आज के दौर में जिसको हम वोलाटाइल एंड हाईली अनसर्टन इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कोविड के, पोस्ट कोविड, इवन ड्यूरिंग कोविड, अभी फिर जैसे कल से क्लासें यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं और लॉकडाउन ऑलमोस्ट पार्शली शुरू हो जाएगा। फिर जो परसेंटाइज जो है ना, बड़ी परसेंटाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप देखेंगे तो सेकेंड एबिलिटी क्या है? टू हैंडल द अनसर्टनिटी एंड वॉलेटिलिटी ऑफ द आपके इन्वायरमेंट। तीसरा जो एबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका सवाल भी था कि वो कैलिब्रेशन पॉइंट कहाँ से आता है, उधर थोड़ी सी मैं डिटेल में जाऊँगा। वो आता है, कैलिब्रेशन पॉइंट आता है जब आपके पास आपका एविडेंस, जिसको आप फैक्ट्स कहते हैं, कि कोई भी फैसला जो होता है जब तक आप फैक्ट्स की गैदरिंग नहीं करते, डाटा कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जिस दौर में हम आ गए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का दौर है। इसके अंदर सारा डाटा एनालिटिक्स है। आप किसी आउटलेट के बाहर से करीब से भी गुजरेंगे तो आपको आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। AI है सारी ये। ऋषि साहब ऐसे ही होगा कि सर आपने एक टिक किया था गलती सही, तो आप गुजरे थे तो आपकी वो जो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से वो मैच हो गई थी ये फ्रीक्वेंसी, तो हमने आपको पता चल गया कि आप तो हमारे बड़े कस्टमर हैं जी हमारे। तो हालांकि आपने तो कुछ भी नहीं किया। जैसे आप गलती से किसी वेबसाइट पे या किसी साइट पे, आप इंस्टाग्राम में, वो अलग होता है ना जी, तो वो आप क्लिक कर देंगे तो उस तरह की सारी तस्वीरें, सारा कंटेंट, सारी चीज़ें एकदम पॉप आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ना जी, वो कहते हैं कि द बैलेंस बिटवीन द एविडेंस, फैक्ट्स एंड डेटा एंड योर गट फीलिंग्स, इसका कॉम्बो है जी। एक अच्छा डिसीजन मेकर, आपको पता है कि जब हायरिंग होती है, अब फैसले होते हैं ना, जॉब का फैसला, शादी का फैसला, घर खरीदने का फैसला, आपका गाड़ी खरीदने का फैसला, यार ये वाली गाड़ी लूँ, ये प्लॉट खरीदना है, मकान बनाना है, बच्चों के स्कूलिंग का फैसला, मतलब छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, सुबह से शाम तक हम फैसले कर रहे होते हैं।
तो उसके अंदर ये जो एविडेंस और ये जो गट का ना बड़ा जोर पड़ता है। समटाइम गट्स ऊपर आ जाते हैं, समटाइम एविडेंस ऊपर आ जाता है, फैक्ट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो क्या होता है कि वो सारा कुछ सामने पड़ा होता है, आपके पास सीवी पड़ा होता है, आपके सामने सीवी का बंदा भी बैठा होता है, सारा कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन गट कहता है नहीं यार ये सारा धोखा है। शादी ब्याह के फैसले होते हैं, आपको घर भी अच्छा दिखाया जाता है, गाड़ियां भी पोर्च में खड़ी होती हैं, ड्राइंग रूम के अंदर शीशे के बर्तन भी हैं। अक्सर आपके घर से जो रिश्ता वाली होते हैं ना बंदा, उसको कहते हैं कि आपके जो सीनियर जो वाइस पर्सन होता है ना नाजिया, तो वो कहते हैं कि ज़रा मुझे ज़रा रेस्ट रूम जाना है, तो 1 सेकंड में वो रेस्ट रूम जाके उनके किचन का और उनके घर का अंदाज़ा हो जाता है। ये सिर्फ ये सारी खूबसूरती ड्राइंग रूम तक है या वाकई लोग इतने अच्छे हैं? क्योंकि नज़र सारा कुछ अच्छा दिखा रहे होते हैं ना, एवरीबॉडी इज शोइंग द बेस्ट पार्ट, अपने पास अच्छे कार्ड दिखा रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में ज़रा थोड़ा सा बड़ा रियलिटी सम चेक होता है। तो वो जो होता है कि जो गट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसका बड़ा रोल है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? गट्स की अंग्रेजी है ESP। एनीबॉडी हैव हर्ड द वर्ड ESP? किसी ने नहीं सुना? चलो मैं बता देता हूँ, टाइम थोड़ा है वरना डिटेल में नहीं जानता। ESP का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आई रिपीट, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। वो क्या होते हैं? ये 5 सेंसेस के बाद जो छठा सेंस है जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, ये 6 सेंस है, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, एक और लफ्ज है, ठीक है। ये गट फीलिंग्स का नाम इंट्यूशन भी है, जब 5 सेंसेस के साथ ऊपर वाला सेंसेस होता है, ठीक है। दैट इज रियली मेकिंग वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस इन लाइफ। और मैं आज का सेशन एक्चुअली ये प्रीएम्बल था मेरा, अब मैं अगला शुरू करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में आज जो भी आप हैं, आप चुगताई लैब में जॉब कर रहे हैं, कल को आप अपनी लैब के मालिक होंगे, ठीक है। आप वकील हैं, कल को आप जज होंगे, ठीक है। आप जनाबी जी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कल आपके सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट होंगे, आप खुद बहुत बड़े लीडर बन चुके होंगे, हैं जी। कल आप खुद CEO होंगे, कल आपने अपनी पेपर की मेल लगाई होगी, कल नाजिया आप अपना बिजनेस कर रही होंगी बहुत बड़ा कोई, ठीक है जी। मुजम्मल साहब यूरोप में कहीं बैठे होंगे, रशीद साहब कोई और दुनिया में। तो आज जो हैं ये आप 3 से 4 साल पहले फैसलों का नतीजा हैं, और अगले 5 साल बाद जो होंगे वो आज के दिन फैसलों का नतीजा होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। Who we are, we decided sometime just 3-5 years back कि आपने क्या पढ़ना है, MBA करना है या आपने फार्मेसी पढ़ना है, आज आप उधर लैंड किया है। अगर आप आज ना खुश हैं, गुड पॉइंट क्या है, जो आप बनने थे बन गए, बैड पॉइंट जो है। अब गुड पॉइंट यह है कि क्या आप अपनी आज की आने वाली 5 साल की ज़िंदगी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक फैसले की मार है बस, और एक लम्हे की मार है। स्मोकर्स को मैं अक्सर कहता हूँ यार स्मोकिंग नहीं छूटती, आदतें नहीं छूटती आदतें जो पड़ जाती हैं, डोल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। लेकिन एक फैसला का सम टाइम आ जाता है, एक लम्हा आता है, और लम्हा भी वो पेन वाला होता है, याद रखिएगा। आज ये है सारी आज की कहानी डिसीजन मेकिंग। क्या बोला? नॉर्मल कंडीशन में इंसान मुश्किल फैसले नहीं करता। कब करता है? जब वो पेन में होता है। आपको पता है चाय के अंदर जो पत्ती डालते हैं हम सर जी, वो जो तवीज़ नहीं होता लिप्टन का डाल के ना, वो चाय के अंदर पत्ती तो डालने से क्या हो जाता है? पानी के अंदर पत्ती डालने से क्या होता है जी? रंग निकलता है ना। सॉरी, एक और बात था, चाय के अंदर आप चीनी डालते हैं तो मीठी हो जाती है? नहीं, चीनी डालने से चाय मीठी होती है? हाँ, नहीं जी नईम साहब जी, रफ साहब, हाँ जी। शुगर डालने से चाय मीठी हो जाएगी? नहीं होगी। यही तो मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करना चाह रहा हूं परसेप्शन, कि जब तक शेक नहीं करेंगे। क्या बोला? एक स्टेप बीच में से आप खा गए। मैं चाय के अंदर चीनी डालूंगा तो बैठ जाएगी नीचे यार, आखिरी से वो भी कड़वा सा होगा, मीठा भी नहीं होगा। जी साहब, चीनी बड़ी होती है ना जम टाइम, दूसरी यार वो अपनी शेक तो कर लो यार। शुगर आप डालते हो, उसके बाद अनटिल यू हैव अ शेकिंग, जब तक इंसान के अंदर भी जो मिठास बैठी हुई, अच्छी चीजें बैठी हैं, जब तक वक्त हालात उसको शेक नहीं करते, उसका वो टैलेंट भी बाहर नहीं आता, जब तक फैसले भी नहीं करते।
और याद रखिए कि सारे फैसले जो होते हैं ना ज़िंदगी के, बड़े फैसले, छोटे नहीं, नॉर्मल नहीं कि आज कपड़े कौन से पहनने, आज खाना, ये नहीं, बड़े फैसले हम हमेशा गुस्से में करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, हिट में करते हैं। सरदार जी थे ना जी, मैराथन रेस में ना फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, तो सारे लोगों ने पूछा सरदार जी आप तो सबको पीछे हरा दिया, 10,000 की दौड़ में आपने टॉप पोजीशन पे ले लिया, सरदार जी आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? उन्होंने कहा जी पहाड़ में जाए सीक्रेट ऑफ सक्सेस, पहले मुझे ये बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था? मेरे पीछे सर, जिंदगी में बड़े फैसलों के पीछे जब तक बड़ी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती फैसले नहीं होते सर जी। मैंने जितने बड़े बड़े टॉपर सीएसपी अफसर देखे हैं, दुनिया में बड़े बड़े अचीवर एंटरप्रेन्योर देखे हैं, तो पता चला कि उनका किसी ने दिल तोड़ दिया था, पुप्पी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा जी अच्छा जी कोई लड़के के पास है क्या, मैं अपनी बेटी दूं इसको? यकीन जाने वो खाजांटी 500 मूवियां उठा के देख ले इंडिया की, पाकिस्तान की, हैं हीरो के बेचारे को ऐसे चोट लगती है, उसके बाद वो फिर कहता मैं कुछ करने जा रहा हूं, बस मुझे ना पकड़ो बस। उसके अंदर एक एड्रेनलिन ग्लैंड की सिक्रीशन ऐसे जाती है ना बॉडी के अंदर, और उसका दिमाग का जो पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ठीक है जी, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अब मैंने ये लफ्ज लिखा है हाउ टू डिसाइड। पहले हो गया जी, 3 चीजें समझ आ गई कि एक अच्छे डिसीजन मेकर में 3 चीजें होती हैं। पहली क्या होती है? इमोशनल मैच्योरिटी, 2 एबिलिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी, ये मैं लिख नहीं रहा, चला आपको जरा राइट ऑन योर थिंकिंग ना पैड पे लिख दिया, और तीसरा पहला एबिलिटी टू मैच फैक्ट्स एंड गट्स। क्या बोला? मैचिंग ऑफ, खाली गट्स भी नहीं देखता और खाली वो फैक्ट्स भी नहीं देखता, क्योंकि फैक्ट्स भी समटाइम मिसलीडिंग होते हैं। क्यों? एक ही कत्ल का मुकदमा चलता है, 5 गवाह होते हैं और सबकी एविडेंस डिफरेंट होती है। और जी वो माया था तो ऐसे देखा था, बंदा बंदे को पकड़ के मार रहा था, दूसरा है जी वो मैं गुजर रहा था, मुझे लगा कि बंदा बंदे को मार, तीसरा लगा शायद यही था कि कोई और था। मतलब यकीन जाने कोर्ट में जाए ना, तो जब कत्ल के मुकदमे की एविडेंस इकट्ठी होती है ना, उफ, और 2 चश्मदीद गवाहों के बयान नहीं मिलते आपस में, उसका बेनिफिट ले जाता है। तो सर ये बड़ी चीज है, क्यों हम जो है ना, क्या बोला था, क्यों हम फैक्ट नहीं देखते? क्यों? 2 बातें याद रखिएगा। मैं रिसर्चर भी रहा हूँ, मैंने एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज से अपना जो ना एमफिल प्रोग्राम में, तो हमें ना उस्ताद ने रिसर्च पढ़ाया था। वो एक लाइन आपके वाले से, डिसीजन मेकिंग वाले से शेयर करना चाहूँगा। पहले तो कहते थे कि याद रखिएगा जिंदगी में कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी भी 4 चीज़ के बारे में। इंफॉर्मेशन या डेटा या फैक्ट्स आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। 100% नहीं होते हैं, 70% हो सकता है, 80% हो सकते हैं सही, 100% नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट और incorrect. The more you have correct information, the more you have complete information about anything. That leads to the थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी हो जाती है। कंप्लीट एंड करेक्ट याद रखिएगा, कंप्लीट होती है तो समटाइम करेक्ट नहीं होती, और करेक्ट होती है तो समटाइम कंप्लीट होती। एक तो ये मेरी जिंदगी के हासिल जिंदगी का ये लफ्ज कि किसी भी गिवन सिनेरियो में इंफॉर्मेशन कंप्लीट, और जेफ बेजोस और एलन मस्क जैसे बंदे भी लाइफ के अंदर बड़े बड़े बिलियनर्स के डिसीजन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिसीजन करते हैं, तो उनका भी एक फार्मूला है। वो क्या होता है? 70% तक किसी भी प्रॉब्लम के बारे में या किसी उन्होंने बाइंग डिसीजन करना है, $1 बिलियन डिसीजन करना है, तो 70% भी इंफॉर्मेशन अगर उनके पास आ जाती है किसी सिचुएशन की, तो वो डिसीजन कर लेते हैं। दे डोंट वेट फॉर 100% इंफॉर्मेशन। क्लियर की बात? एक आखिरी बात, फिर मैं आगे चलता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं चलता, याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग में सबसे कीमती चीज क्या होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्या बोला जी? 99% हम क्या करते हैं? सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये साहब हम सिम्टम के ऊपर फैसले कर रहे होते हैं। जैसे बीमारी पाकिस्तान में जी भूख है, पॉवर्टी है, बिजली का मसाइल है, ये सारे के सारे पाकिस्तान में आप चेक लिस्ट बना लें, पाकिस्तान के सारे इश्यूज हैं जो टॉप 10 इश्यूज हैं,
गवर्नेंस का इशू है, फला, ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम। उस्ताद ने ना 6 महीने लगाकर हमें सिर्फ एक चीज सिखाई थी, क्या? कि हाउ टू राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो भी रिसर्चर बंदा है ना, जिसने जिंदगी में कभी रिसर्च करी है किसी भी सब, मास्टर्स में, MBA में, BBA में या MPhil प्रोग्राम में, है उमर साहब, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और पूरी लाइन सुनिएगा, ये लाइन लिख ली है, ये तावीज़ है आज का डिसीजन मेकिंग में। जब आगे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। क्या बोला जी? कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द हाफ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लो जी, आधा फैसले तो आपका यही हो गया कि जब आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया। आपको कैंसर है, आपको पेट में दर्द हो रही है, अब 10 तरह का दर्द, पता नहीं ये कोई ये अपेंडिक्स की दर्द है या वैसे गैस हुई हुई है पेट में, पता नहीं रात को पेप्सी पी ली थी या क्या खा लिया था, है जी। इधर से भी गैस निकल रही होती ना, उधर से भी निकल रही हो, तो पता नहीं कोई और मसला है, पता नहीं इंटेस्टाइन के वार्म हो गया है या कोई और मसला है। तो स्टमक के अंदर पेन की 10 रीज़न हो सकती हैं। इवन कि जो बुखार होता है, टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, उसकी 100 रीजन होती हैं। पेन से भी बुखार होता है, टेंशन से भी बुखार हो जाता है, कोई ठंड लग जाती है, बुखार हो गया। जिस दिन किसी ने आपका दिल तोड़ दिया उस दिन वैसे तो पक्का पक्का बुखार अगर तो क्या हुआ जी, बुखार हो गया, ठीक है जी। तो वो बुखार होने की बहुत 10 रीजन होती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास ना डॉक्टर इतने नलायक हैं, 100 में से 90% डॉक्टरों के पास 2 ही दवाइयाँ हैं, या पैनाडोल या बहुत ज़्यादा बीमारी है तो ऑगमेंटन, इसके अलावा कोई दवाई है ही नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी सारी मेडिकल साइंस इधर 2 दवाइयों पे गया, बुखार है तो पैनाडोल, बहुत इन्फेक्शन है तो ऑगमेंटन इज अल्टीमेट इलाज। किसी भी बड़े ऑगमेंटन खाइए सर तो ठीक हो जाए, सारे इन्फेक्शनों की इलाज है ये ऑगमेंटन और पैनाडोल। है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या बोला जी? इज अ हाफ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, अब फैसला कैसे करना, पहले हो गया, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी। अब डिसीजन से पहले ये एक मैं आपको 3-4 स्टेप्स हैं जी, वो बता देता हूँ जी। ये मैं साथ साथ ना इसके इधर लिखता जा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। सबसे पहला स्टेप, ये क्या बोलते हैं जी, इसको क्या कहते हैं? पहला डी क्या है? ये क्या है? डिसाइड। डिसाइड लिखा है ना, ये आपको याद रहेगा, इसको घर में लगा लीजिएगा। इसको कहते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम। डिसीजन करने का ये फार्मूला है जी। ये मैं आपको एक आप माशाल्लाह काफ़ी आप लेबॉर्ट्री वाले भी बैठे हैं, इधर केमिकल वाले बैठे हैं, तो मैं आपको एक बायो केमिकल एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, क्या बोला जी? डिफाइन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको सारा थोड़ा सा 5 मिनट का मैंने टॉक दे दिया कि डिफाइन द प्रॉब्लम क्या उसे करते हैं जी, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करते। यकीन जाने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना आधा काम है। पहले है जी डिफाइन द प्रॉब्लम। ई का मतलब क्या होता है नाजिया? बोलें जी, क्या होता है नाजिया? है जी, इस्टेब्लिश द क्राइटेरिया based on the understanding the problem. यस। सी का मतलब होता है कंसीडर, आपके पास जितने भी मैक्सिमम ऑप्शंस हैं, ओके, जब तक आप क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करेंगे उसके बाद आप अपने ऑप्शंस को नहीं लेके आएंगे। मैक्सिमम ऑप्शंस क्या हैं? आपने प्लाट खरीदना है, आपने रिश्ता लेना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बिजनेस डील करनी है, सर जी आप सारे ऑप्शंस अपनी टेबल पे रखें, अवेलेबल ऑप्शंस मैक्सिमम। 100% तो गेन वो नहीं हो सकते जो अवेलेबल सिनेरियो में अवेलेबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ऑप्शंस ऑप्शन ऑप्शंस, इसको कहते हैं चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस। लाइन है, एक तवीज़ है, याद रखिएगा, लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% व्हाट डू यू डू व्हाट हैपन्स टू यू। आई रिपीट, इसको सादा लफ्जों में, द चॉइसेस यू मेक, द चांसेस यू टेक रीशेप योर डेस्टिनी। नाज़िया लाइन लिख लें आप, बड़े काम आएगी। आई रिपीट, चॉइसेस यू, द चांसेस यू। जिंदगी 2 लफ्जों के गिर्द घूमती है, चॉइसेस एंड चांसेस, Choices you make. एंड चांसेस यू टेक रीशेप योर डेस्टिनी। ये तवीज़ है आज का। हर वक्त आपके पास चॉइसेस का अंबार होता है। ये भी मैं आपको रिसर्च बताऊंगा कि चॉइसेस के ऊपर, इसको कहते हैं आज की जो एज है ये चॉइसेस ओवरलोडेड चॉइस एज है। आई रिपीट, क्या बोला?
चॉइस ओवरलोड एज में से गुजर रहे हैं। आप किसी जगह चले जाएं, रिसर्चर ने कहा उन्होंने जैम बेचना था जी, उन्होंने ना अपने ना जहाँ काउंटर था ना, कैश काउंटर के साथ उन्होंने 6 जैम्स की बॉटल्स अपनी डिफरेंट ब्रांड्स अपनी ना रख दी। अब वो जो भी कस्टमर आते थे उनको एक सेल्स लड़की खड़ी थी, उनको तैसा नहीं देखें ये जैम्स है, ये शुगर वालों के लिए है, ये फलां का, स्ट्रॉबेरी का, ये अच्छा वो देखते थे, वो बड़ा पसंद, उन्होंने टेस्ट भी कराया। उन्होंने जाती दफ़ा काउंटर पे पता चला कि जो भी एंटर होते थे किसी स्टोर के अंदर 100 में से 40% लोग उसकी वो डेमोस्ट्रेशन लेके जाते थे, कुछ लोग नहीं भी लेते थे, कुछ उनमें 40, और जो 40% जो डेमोस्ट्रेशन लेते थे उसकी जैम्स की, और उसमें से 30% की वो उस चीज़ वो जाती दफ़ा ख़रीद लेते थे। जैसे दाल टाटरी होती थी ना, जब हम छोटे होते वैगनों पे बैठते थे किसी ज़माने में, हम तो आप तो अमीर लोग हैं ना, सर जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में होंगे, हम तो सर जी वैगनों वाला दौर, वो कागज़ की टाटरी जो लेता था 90% से 80% लोग ले लेते थे। सैंपल नहीं, वो सैंपल टेस्ट कराते थे, उसकी बेस पे 30, 40, 70% लोग खरीद लेते थे, क्योंकि ज़बान को टेस्ट लग गया ना। इसी तरह उन्होंने क्या किया, जैम्स वालों ने अगले दिन 26 किस्म के जैम्स रख दिए, पहले 6 रखे। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी इसके अंदर ये भी है, ये कम है, ये फला है, इसके अंदर मीठा कम है, इसमें कैलोरीज इतनी है, उस जो भी गिद्दड़ सिंह थी। अच्छा, पता चला उस दिन पहले 30% लोगों ने जैम खरीदा जब 6 जैम्स पड़े हुए थे। इसको कहते हैं चॉइसेस ओवरलोडेड। ये एक प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग का। जब चॉइसेस ओवरलोडेड हो गई, मैंने 6 से 26 हो गई, तो सिर्फ 2% लोगों ने जैम खरीदा। यस, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग में वो कौन कौन से रोड ब्लॉक्स आएंगे और पिटफॉल्स आएंगे, ठीक है, वो मैं आपके साथ बताता हूं। तो ऑप्शन कंसीडर, ठीक है, उसके बाद आई क्या है जी, आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद जी डेवलप एंड इंप्लीमेंट द, आपका जो भी आपने एक्शन है ना, और उसके बाद है जी इवैल्यूएशन। ये जो डिसाइड फार्मूला है जेन में रखना है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये आपको बहुत काम आएगा। ये अपने घर में लिख के लगा दें, जब भी कोई आपको मसला आ जाए, और मसले के ऊपर एक फार्मूला एक और दे देता हूँ, ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आ जाए, जब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, अगेन 5-4 बड़े डिसीजन होते हैं लाइफ में, शादी का डिसीजन, घर खरीदने का डिसीजन, जॉब का डिसीजन, ठीक है ना, ये बड़े डिसीजन होते हैं लाइफ के, ठीक है। पता है कई दफ़ा तो मियाँ बीवी में इस बात पे फड्डा पड़ते पड़ते डिवोर्स में नौबत चली जाती है कि बच्चे को किस स्कूल में बिठाना है। लड़ाइयाँ इतनी हो जाती हैं, मामा कहती है मैं तो सीडी स्कूल से पढ़ी, पापा कहता मैं बीकानेर से पढ़ा था, LGS से पढ़ा था, मैं लाहौर ग्रामर से, फड्डा पड़ जाता है, बात घर टूटने तक आ जाती है। अम्मा कहती नहीं मैं तो उधर ही जाऊँगी। इतना मुश्किल फैसला होता है जी, स्कूल बच्चों को दाखिला कराना, घरों में लड़ाइयाँ पड़ी होती हैं, ठीक है ना जी। तो कहते हैं कि जब इतना जो प्रॉब्लम होती है ना, डिफाइन द प्रॉब्लम, एक बात याद रखिए, उस्ताद का एक फार्मूला गुर की बात है कि वेन एवर यू वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, राइट डाउन द प्रॉब्लम। क्या बोला? इसको कहते हैं थिंक ऑन पेपर। आई रिपीट, ये मैनेजमेंट के गुरुओं का एक फार्मूला है, थिंक ऑन पेपर। क्या बोलते हैं जी? कभी भी क्योंकि गुंजल पड़ जाते हैं इधर सोचों में, लोग उलझ जाते हैं, 50% आते आते खत्म हो जाते हैं कागज के ऊपर। मैंने जिंदगी के अंदर इवन अपना शादी का फैसला, जॉब का फैसला, फिर जॉब छोड़ने का फैसला, जिंदगी के बड़े फैसले, व्हेन आई वाज अ हेड ऑफ स्टेट बैंक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रेड 20 में था, जब इतनी सीनियर पोजीशन पे जब मैंने फैसला किया छोड़ने का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, इतनी ओहदे जलील, इतनी बड़ी पोजीशन थी मेरी, ठीक है, 8 से 10 साल पहले। यकीन जाने मुझे लोग पागल कहते थे, तेरा दिमाग खराब है, अच्छी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, वो भी सरकारी, वो गाड़ी मिली हुई, सबस नंबर प्लेट भी गाड़ी की, उसका ही बड़ा टोर होता है अपना। लेकिन ज़िंदगी में मेरा डिसीजन मेकिंग था। मैं ना नथिया गली के जगह पे एक जगह है, मेरी फेवरेट जगह थी, तो वो होटल वहाँ कई वहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह भी जाते थे, अभी वहाँ ट्रेनिंग करने जाता हूँ मैं। अपने ना वो दोस्त उसका मैनेजर को मैंने कहा यार मेरा कमरा, मैं 2 दिन के लिए ना वीकेंड, हफ्ता, इतवार, जब भी मैंने लाइफ में मेजर डिसीजंस किए ना, तो मैंने ना उसके लिए ना अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चला गया। ये उस्तादों की टेक्निक्स है, ये उस्तादों ने सिखाई हुई है। आपको पता है ना अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अब कभी भी स्ट्रेस वाली स्टेट ऑफ माइंड में जिंदगी का बड़ा फैसला नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। छोटे मोटे
आज खाना क्या, आज पहनना क्या है। सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना खवातीन में बहुत ज्यादा, आज घर में क्या खपकेगा, रोज का इशू है ये। वेरी ट्रू। और शादियों पे तो इतना फड्डा होता है कि ये शादी का ड्रेस के ऊपर मैं क्या पहनूंगी, नहीं वो रोज लड़ाई हो रही होती है शादी वाला। क्योंकि अभी शादियां चल रही है ना, और शादी जिनके घर होती है उनको इतनी टेंशन नहीं होती, जिन्होंने अटेंड करनी है उनको टेंशन ज्यादा होती है। क्योंकि ये कपड़ा तो मैंने पिछली शादी में पहन लिया था, अब मैं रिपीट कैसे करूंगी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई के। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे घर जाए। अच्छा जी, ये समझ आ गया जी। तो क्या बोला, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या, थिंक ऑन पेपर, थिंक और एक और तवीज है, ये तो अपने दफ्तर में सारा रोज मैं सिखाता हूँ, सारी ट्रेनिंग में खाता हूँ। नेवर स्टार्ट योर डे, नेवर स्टार्ट योर डे अंटिल इट इज फिनिश्ड ऑन पेपर। आई रिपीट, लिख लें ये जुमला। जिंदगी में सुबह का आगाज ना करें जब तक आपकी कागज के ऊपर उस दिन की शाम हो चुकी हो। ये नहीं कि मैंने शाम तक आज के दिन में क्या क्या करना, दैट विल बी योर मल्टीप्लाई 10। मैंने कहा ना, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपकी जिंदगी के, आपकी लाइफ के अंदर क्वांटम जम पाएगा प्रोडक्टिविटी में और आपकी परफॉर्मेंस में। ये वो टाइम टेस्टेड फार्मूलाज है जो मैंने ओवर द लास्ट 25 ईयर्स सीखे उस्तादों से, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़े से आधे घंटे में। कमिंग टू द, अब थोड़ा सा मैं आगे की तरफ चलता हूँ। यहां तक समझ आ गया डिसाइड किसे कहते हैं, डिसीजन हो। अब डिसीजन किस्म कैसे होते हैं, सुन लें। एक होते हैं पर्सनल नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, एक होते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस, एक होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो जिंदगी के अंदर एक होते हैं छोटे डिसीजन माइनर, एक होते हैं मेजर डिसीजंस। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेजर है या माइनर डिसीजन है। और मंशा साहब की बात किए बगैर मैं रह नहीं सकता। आई इंटरव्यूड मोर देन 1000 CEOs एंड बिलियनर्स इन पाकिस्तान। ये आज तक 1000 के करीब लोगों की जो मैंने पूछा, सर योर रेसिपी ऑफ सक्सेस क्या है, बड़ी मजे की रेसिपी। और मियां मोहम्मद मंशा की है, पाकिस्तान का सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफिशियली ऑन पेपर। $6 बिलियन उसकी US वर्थ डॉलर, उसकी बिलियनर्स वो है, उसकी फाइनेंशियल वर्थ है, मतलब 6 बल्कि $7 बिलियन। $7 बिलियन कितने पैसे बन जाते हैं रशीद साहब? क्या बात है यार, कबूतर कैसे उड़ा, ऐसे उड़ा। उन्होंने बोल दिया ना, ऐसे नहीं उड़ा, ऐसे उड़ा। $7 अरब बस साहब जी फाइनेंशियल वर्थ है मियाँ साहब की। तो वो मैंने मियाँ साहब से पूछा, आई हैड अपॉर्चुनिटी पर्सनल टू इंटरव्यू मियाँ मंशा। तो उन्होंने कहा, इजाज, बड़ा सादगी से जवाब दिया, बड़े कमाल का, वन ऑफ द वेरी यूनिक आंसर। उन्होंने कहा, मंशा साहब ने बोला कि इजाज मैंने एक $1 बिलियन का एक फैसला करना था। यानी कि $900 मिलियन, $1 अरब का मतलब है 200 अरब रुपए पाकिस्तान रुपीस का, 180 अरब रुपए समझ लें जी। तो 180 200 अरब एक बंदा, हुकूमत नहीं कर रही, एक शख्स कर रहा है अपने अदारे के लिए ना। तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला था, 200 अरब रुपए का फैसला था। मैंने माई बैंक कोई शेयर बेचने थे MCB के, MCB का मालिक है ना वो। तो वो मैंने अपने, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे वकील, पूरी 1.5 दर्जन फौज है जो मुझे बता रहे थे, सर अभी इसको डिले कर दें फैसले को ना, अगली दफ़ा हम कर देंगे, थोड़े दिन ले लें इनसे ना अभी, क्योंकि पूरी टीम आई हुई थी मलेशिया से। तो मैंने वो फैसला करना था अगले दिन, यहाँ उन्होंने चले जाना था, यहाँ हमने डील कर लेनी थी। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज था, परेशान था, दिल कह रहा था करूं, दिल का दिमाग कह रहा था ना करूं। दिल दिमाग के जंग ना, हमेशा दिल दिमाग की जंग बड़ी होती है आपस में। बल्कि ये भी मुझसे एंड पे सवाल पूछेगा ऑफ द लाइन के, दिल में दिमाग में कौन जीतता है, किसकी माननी चाहिए, ठीक है ना, दिल तो अच्छा। वो जो ना मियाँ साहब कहते हैं, मैं घर गया तो मंशा साहब की जो बेगम है, नाज मंशा है ना, नाजिया नाज मंशा, आप तो मिल चुकी है ना उनसे। तो नाज कहती है, मंशा यू आर स्ट्रेस्ड आउट, तुम बड़े थके थके लग रहे हो, यू आर रादर बर्न आउट ना, बड़े बर्न आउट हो गए, बड़ी टायर्ड फील कर रहे हो। कहते हाँ, बहुत बड़ा जिंदगी का एक फैसला करना है। भाई वो फैसला क्या है? तो कहते कि इस तरह $1 अरब का फैसला है और कल मैंने डिसीजन करना है। कहती क्या है? कहते ऐसे ऐसे, ये उन्होंने बताया है। कहती है मंशा एक बात बोलूं? कहती क्या? आई बिलीव इन यू। आई ये लफ्ज़ टॉनिक है,
जब मुश्किल में आपका सिंसियर दोस्त, उस्ताद, मेंटोर जब ये जुमला बोले ना आपको, आई बिलीव इन यू, ये बिलीव इन यू 3 वर्ड है, बिलीव इन यू, ये बहुत बड़ा मैजिकल वर्ड्स है। आई ट्रस्ट यू, बहुत बड़ा मैजिक जादू है इसमें। आप लो फील कर रहे होते हैं ना सम टाइम, आपको तो आपको यार खड़ा हो जाए यार। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में आपको बर्बाद करने में और आपको बनाने में दोस्त होते हैं आपके घर उजाड़ने में और घर बनाने में दोस्त होते हैं, ठीक है ना? है तो वो ना आगे से ना उसने जब मंशा कहता, जब उसने इजाज़ मेरी बेगम ने कहा तो 3 चीज़ें इस सवाल का जवाब था कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ मियां मंशा क्या है। तो पहले उसने कहा कि इजाज़ आई मेक डिसीजंस, क्या बोला? आई मेक टाइमली डिसीजंस। पिंकी का सबसे बड़ा गुण है ये सक्सेस का, कि मैं फैसले करना जानता हूं। नंबर 2, मैं टाइम पे फैसले करता हूं। और नंबर 3, जब फैसला बहुत ही मुश्किल आ जाए तो मैं घर जाके अपनी बेगम से उसकी इंडोर्समेंट करा लेता हूं। तो अपने पार्टनर से बड़े फैसले पे आपने एक ठप्पा लगवाना है कि आपने उसको अपने साथ रखना है ताकि वो शेयर कर सके आपके साथ, आप उसके साथ। तो आपने अपने जो बहुत क्लोज्ड वन होता है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका दोस्त, आपकी माँ है, आपका भाई है, आपका बाप है, तो आपने उसके साथ अपना वो फैसला, बहुत बड़ा फैसला शेयर करना है ताकि वो फैसला जो पहला कदम उठाते वक्त जो फियर होता है अननोन, वो आप उसको पार कर सकें। तो जिंदगी के अंदर भैया मंशा का सीक्रेट क्या था? आई मेक, और बिल गेट का भी यही था, आई मेक डिसीजंस, आई मेक टाइमली डिसीजंस, ठीक है जी। और किसी भी सीईओ की सक्सेस में, किसी भी इंसान की सक्सेस, कोई बाहर से ब्लैक छोड़ के पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया, ठीक है, शादी का फैसला था इधर से नहीं इधर करना था, उधर कर दिया, ठीक है, एक तरफ खूबसूरती थी, एक तरफ जनाब जी अम्मा थी, अब्बा था कि पुत्र मेरी लाश के ऊपर से तू शादी कर रही है, एक तरफ मोहब्बत थी, ठीक है जी। तो आपको अपना जो होता है ना एक बड़ा होता है। अब उसके लिए मैं आपको हाल बता रहा हूँ, दिल दिमाग की जंग हो, चाहे एक तरफ मोहब्बत हो और एक तरफ क्या हो जी, माँ बाप की लाश हो के जिसके ऊपर से चल के जो उन्हें जाना चले जाओ, ठीक है ना जी। वो मुश्ताक यूसुफी ऑन लाइटर नोट कहते हैं, उनसे पूछा गया सर जी ये मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए कि शादी के बाद होनी चाहिए? मुश्ताक यूसुफी साहब बड़े पक्के मुंह से बना के कहते हैं, बड़े प्यारे राइटर ह्यूमरिस्ट थे, कहते हैं कि मोहब्बत शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, सिर्फ बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बोला जी? आगे चलते हैं जी। पहला क्या जी? स्वाड एनालिसिस। व्हाट इज स्वाड एनालिसिस? अब देखिए जी, अब मैं अब हाउ पार्ट पे आ गया हूँ कि फैसले क्या होते हैं। मैंने आपको सारी कुछ खूबसूरत चीज़ें शेयर की। अब एक प्रोसेस 3 स्टेप्स का शेयर करूंगा, देन क्वेश्चन आंसर लेंगे हम, ठीक है। पहला क्या जी? स्वाड एनालिसिस। जब भी कोई फैसला करना हो, बिजनेस का फैसला करना हो, अपनी पर्सनल फैसला करना हो, अपने बच्चे के लिए फैसला करना हो, अपने अदारे के लिए कोई फैसला करना हो, जॉब का कोई फैसला करना हो, शादी ब्याह का कोई फैसला करना हो, तो सर स्वाड एनालिसिस उस दिन आपने करना है, जिस दिन वो फैसला करना है। फैसला करने से पहले ही स्वाड एनालिसिस करना है। और हमेशा आपके हाथ में कागज और पेंसिल हो, डब्बा पकड़ना है, इस डब्बे के 4 हिस्से बनाने हैं, ठीक है जी। एक में एस, एक में डब्ल्यू, एक में थ्रेट्स, एक में अपॉर्चुनिटी। 5 अपनी 8 स्ट्रेंथ्स लिखनी है, अपनी वीकनेसेस लिखनी है, और अपनी थ्रेट्स और अपनी अपॉर्चुनिटीज लिखनी है। क्या? 5 से 8 स्ट्रेंथ्स, 5 से 8 वीकनेसेस। अगर क्लास बिजनेस है तो उस बिजनेस सिनेरियो का स्वॉट एनालिसिस करना। ये नहीं कि सिर्फ अपनी जात का करना, बिजनेस मतलब अपनी मशीन खरीदनी है, अपने प्लॉट खरीदना है। आप देखें यार इस प्लॉट को इस जगह पे लूंगा, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आपने कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है तो आपने कहा जी मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है रेस्टोरेंट का, ठीक है। आपका ये वीकनेस है, कोई नो एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेंथ है कि मेरे पास एक रेसिपी है चिकन की कि मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी, ये मेरी स्ट्रेंथ है। एक छोटा सा डिसीजन करना है तो आप कहते हैं यार मेरे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, रेसिपी, लेकिन ना मेरे पास कोई उसका एक्सपीरियंस है, सेल्स का, मार्केटिंग का, ब्ला 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 ना, ठीक है। और थ्रेट क्या है कि मेरे पास क्या कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा ये रेसिपी अगर मैं इसको ना एग्जीक्यूट कर सका। और अपॉर्चुनिटी ये है कि यार एक मेरे घर के पास एक छोटी सी शॉप बिक रही है, अगर मैं इसको ख़रीद लूँ ये अपॉर्चुनिटी है।
आज मिल रही है कल को ये ना मिल सके, तो रेस्टोरेंट मैंने खोलना है। लेकिन ये सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है। उसने कहा यार मैं कोई पार्टनर ढूंढ लेता हूँ जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और थोड़ा सा पैसे हो, उसको मैं अपना पार्टनर बना लेता हूँ। उसके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, जो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ में बन गई, और जो थ्रेट था कि यार ये बिजनेस आइडिया खत्म ही ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी थी यार थोड़े से पैसे शेयरिंग कर लेते हैं, तो एक रेस्टोरेंट दुकान खरीद लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके जो रेसिपी मेरी है। तो एक क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका स्वॉट एनालिसिस बन गया। और उस बंदे का नाम, जिसके पास खाली रेसिपी थी, कुछ नहीं था, उसका नाम था कर्नल स्टैंडर्ड, जिसको हम KFC बोलते हैं। पता आपको, सिर्फ एक पेन थी उसके पास, मतलब सिर्फ पैसे और को है ही कोई नहीं सर। सिर्फ दादी ने एक रेसिपी दी थी वो भी, और वो कोई 50 दुकानों पे भी गया, लोग उसको इनकार कर देते थे, यार ले जा अपना रेसिपी अपने कोल। इसी तरह राइटर होते हैं, ये हैरी पॉटर जिसने लिखा उसको तो कोई लेता ही नहीं था, 20 पब्लिशर ने उसको इनकार कर दिया पब्लिश करने से। तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस है। आपने देखना है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी थ्रेट्स और अपनी अपॉर्चुनिटीज, और दोनों में फर्क क्या है। ये जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं ये इंटरनल होती हैं, और थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड आउटर होती हैं। इस दोनों को एनालिसिस करके तो आपका प्लान तैयार होता है, जिसको हम गोल्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो पहला स्टेप है, जब भी करें स्वॉट एनालिसिस के बगैर कभी भी कोई फैसला ना करें। शादी का फैसला है, स्ट्रेंथ्स देखें, अपने थ्रेट्स देखें, जालिम समाज देखें। सर मैं सही कह रहा हूं, सर मैं सही, आप यू आर राइट। लेकिन यकीन जाने यही वो मोमेंट्स होते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट, ये लाइन लिख लें, ये लाइन लिखें, ये लिखें तवीज है ये, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रॉन्ग जॉब एंड रॉन्ग पार्टनर। आई रिपीट, लाइन है ये, बहुत बड़ी तवीज है। लाइफ इज फॉर रॉन्ग जॉब, रॉन्ग पार्टनर, दोनों के लिए। जिंदगी आधी यहां आपकी नौकरी में गुजरती, आधी उधर गुजरती। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रॉन्ग जॉब, रॉन्ग पार्टनर। हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कल्चर हो रहा है, मैं इसलिए क्योंकि हमारा दीन, मजहब, हमारे और चीजें, लेकिन वो जो बाहर की दुनिया में क्या होती है, वो कोर्टशिप होती है, डेटिंग होती है, प्रोसेस होता है, एक दूसरे को देख लेते हैं। हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं वो, आप कभी गौर करें जाके, हम बड़े मुनाफिक लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ा अनलाइकली वर्ड है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई डिसलाइक, आई विल नॉट गो फॉर माई किड्स एंड माई फैमिलीज। लेकिन बाहर चले जाएं, वहां कुछ और एंगल में देते हैं, वहां दे आर मोर फेथफुल रादर देन वी आर जो रिलेशनशिप्स। और आज का तो जो स्टार प्लस के ड्रामे छोड़ दें, अब तो जो हमारे आम चैनल और दूसरे चैनलों में है, मेरे पास तुम हो, कोई करके पूरा माइंड सेट ही चेंज कर दे। सारा कुछ ही आवे ही बिगाड़ छोड़ा है जी, हैं जी। आगे चलते हैं जी। तो पहला क्या आ गया जी, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो एक तो ये हो गया स्वॉट, आपका एनालिसिस के बगैर आपने कोई फैसला करना नहीं, बिजनेस का हो या किसी भी चीज को। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वो है 3 सर्कल्स को याद रखना, 3 सर्कल्स। आप बिजनेस के अंदर अपना, रशीद साहब जो बिजनेस वाले बैठे हैं पीछे ना, जो जितने भी सीईओज बैठे हैं, ये जो बिजनेस होते हैं ना, ये 3 सर्कल्स का नाम है जी। बड़ा मजा आएगा सुन के। बिजनेसमैन जो होता है ना जी, वो 3 सर्कल में घूमता है जी बस। पहला होती है जी, जो भी उसने प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको क्या कहते हैं कि क्वालिटी। दूसरी क्या जी, कॉस्ट। और तीसरी क्या है जी, स्पीड। ये इस वक्त जो दुनिया जो है ना, इन 3 लफ्जों के गिर्द घूम रही है सर। क्वालिटी, क्या इंटरनेट की क्वालिटी कैसी खराब हो गई है, कॉस्ट बढ़ी है जी, स्पीड नहीं है जी। आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, जी सर 3 लफ्जों की पूरी बिजनेस 3 लफ्जों का गेम है कि आपने क्वालिटी एक मिनिमम, आपको बेस्ट क्वालिटी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम जो ना स्पीड के साथ क्लाइंट को कैसे डिलीवर करनी। और यही पढ़ना पड़ता है, यही फैसला होता है कि यार अगर क्वालिटी इंप्रूव करूं तो कॉस्ट इंप्रूव हो जाती है, स्पीड करूं तो ये हो जाती है। दोनों में से, तीनों में से 2 हो सकती है, एक नहीं हो, तीनों इकट्ठी होना मुश्किल हो जाता है। यही है सबसे बड़ा डिसीजन, यही है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। ये अगर बिजनेस डिसीजन करने हैं, इन तीनों का ये वाला पॉइंट है ना, ये कैसे अचीव करना है, ये है सारी सक्सेस आज के दौर की। मैनेजिंग क्वालिटी, मैनेजिंग स्पीड, डिलीवरी। आपने डिलीवरी टाइम लिख दिया, आप ना दें, आपकी कमिटमेंट डिसअंदर होगी। फूड पांडा हो तो कोई भी हो, कहेगा पथेटिक सर्विस, जी मिनट में रिव्यूज आएंगे,
और आप यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। तीसरा बड़ा मजे का जी, नाजिया ये तो आप लिखे ना, सारे लिखे हैं बल्कि बड़ा कमाल का पॉइंट है। वो क्या होता है जी मुझे क्या बोलते हैं जी, ट्रेडिंग में किसी को स्टॉक्स का शौक है, फैसले सुबह से शाम तक स्टॉक होता है ना, मार्केट में परचेज सेल, प्लाटों की परचेज सेल हो रही है सुबह से शाम तक, उसे क्या कहते हैं जी स्टॉप लॉस। हाँ, ये लफ्ज कभी नहीं बोलना। क्या जी, व्हाट डज इट मीन स्टॉप लॉस? डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये। स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी है ये। शीजा क्या है ये स्टॉप लॉस? ये ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने शेयर लिया यूनिलीवर का है सर, आपने एंग्रो का ले लिया, कोई भी कंपनी का मल्टीनेशनल लोकल का ले लिया, ठीक है जी। कराची में क्योंकि हर बच्चा स्टॉक्स खेलता है, हर बड़ा सीईओ के पास स्टॉक है, लाहौर ये बेचारे बस वो खाने पीने के अलावा या प्लाटों के अलावा उनका कोई दिमाग में नहीं आता। वो बहुत शार्प है कराची के लोग, तो मैं इसलिए देखता हूँ ना, हर बंदे के पास मोबाइल खुला होगा, मैं क्या कर रहे हो, कोई स्टॉक के ऊपर लगा होगा है। तो वो क्या होता है, उसमें फार्मूला ही होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपये का लिया एक शेयर, और आपका स्टॉप लॉस उसमें फार्मूला है 10%। क्या बोला जी? अगर 10% आप समझते हैं इसमें लॉस हो गया है, क्या बोला जी, तो आपने बेच देना है, निकल जाना है। स्टॉप लॉस का मतलब है यू विल नॉट वेट 20% पे जाए, 70% पे जाए, तो आप कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में बैठे हो, जरा जा से रखी जमला। क्या चीज? वाह 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 वाह, बेटा अरफा इधर आ जाओ, बैठे थे सर। स्टॉप लॉस, वालेकुम सलाम सर, सर सर ग्रेटली ऑनर सर, आए आए आजे आगे आप आ जाए, ये जगह है इधर, ये जगह है इधर आ जाए सर। वेलकम टू कैफे खुदी। अभी आपको थोड़ी देर पहले आपका एक जिक्र खैर हो रहा था, तो एक हमारा ये सेशन चल रहा है डिसीजन मेकिंग पे, तो मैं आपकी टीम को और आपके और सीईओज काफ़ी आए हुए हैं, उनको सिखा रहा था, बल्कि सिखा कह रहा था, सीख रहा था कि एक स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कि स्टॉप लॉस क्या होता है, समझ आ गई जी? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? स्टॉप लॉस क्या होता है? आपको पता है जो हाइकिंग करने जाते हैं, ये जो पहाड़ों पे जो माउंटेनियर्स होते हैं, K2 फतह करने वाले, उनको भी एक इंस्ट्रक्शंस होती है, पता है? वो एक अपना एक जब निकलते हैं हाइकिंग के लिए, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ऊपर, जब माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं, तो ऊपर जाके ना उनका टाइमिंग होती है कि अगर उन्हें 2 बजे तक अगर वो माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंच गए, झंडा गाड़ देंगे। अगर 2 बजे तक ना पहुंचे, चाहे वो थोड़ा सा ही करीब रह गए हों, तो 2 बजे के बाद वो वापस उतर आएंगे। ये नहीं कहेंगे थोड़ी सी रह गई बस, थोड़ी सी ना, क्यों? क्यों? उनको पता है कि इस 2 o'clock के बाद वहां ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, वहां कोई स्टॉर्म आ जाएगा, स्नो स्टॉर्म्स। तो इसलिए क्या कहते हैं स्टॉप, कि आप ये पीक को बाद में भी फतह कर सकते हैं, जिंदगी पहले अजीज है आपको। स्टॉप लॉस कैटेगरी ये बड़ा होता है। इसी तरह बेनिफिट बिजनेसमैन, एक अपनी ब्रांच का अगर 10 ब्रांचें खोली हैं, एक ब्रांच लॉस में जा रही है, वो 2 उसका टाइम लाइन डिटर्मन कर देगा कि अगर इस टाइम तक ये लॉस से प्रॉफिट में नहीं गई तो विल क्लोज इट, रादर देन कि लॉस प्लस लॉस करते जाए। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये वाला स्ट्रेटेजी इट इज रियली इंपॉर्टेंट। जिंदगी के अंदर भी आप किसी से मीटिंग्स करने जाते हैं, आपको किसी ने टाइम दिया, सीईओ ने आपके पास आना है, आपने उसे कहा जी अच्छा जी, क्योंकि आगे आपने फ्लाइट भी पकड़नी है, ठीक, अब आपने कहना है जनाब ये 2 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ था, नहीं आया, कोई इशू नहीं, 2:30 बजे इज द लास्ट पॉइंट, आई विल बी वेटिंग, नो इशू। ट्रैफिक जैम थी, आधा घंटे का मार्जिन ले लें। लेकिन ये नहीं होगा कि आप ना इधर के रहे ना उधर से, आपको पता चला कि फ्लाइट भी आपकी मिस हो गई है, इधर से मीटिंग भी मिस हो गई है, तो 2 में से आपको एक तो कैच करना है। तो आपका एक पॉइंट है स्टॉप लॉस, जो सिर्फ मिसाल के तौर पे, ठीक है, लाइटर मोड, 2 रिश्ते आ जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आइदर, ठीक है, जेंडर, तो क्या होता है जी, वो कहते हैं कि दोनों, अब पता है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बड़ा पैदा होता है। ये जब भी आता है ना प्लस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, जिंदगी के अंदर ये डिसीजन मेकिंग के अंदर सिचुएशंस आ जाती हैं कि दोनों वेरिएबल्स प्लस प्लस हैं। मतलब 2 रिश्ते आए या 2 नौकरियां आई, दोनों ही बड़ी अच्छी थी, अब दोनों में से करनी एक है,
वो कॉन्फ्लिक्ट से जो स्ट्रेस पैदा होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। किसी एक को हाँ करना, दोनों को दिल नहीं कर रहा होता छोड़ने को। दूसरी तरफ माइनस माइनस, दोनों ही पैड़े। लेकिन अब्बा कहता है इनमें से एक कर लो, बंदा उसमें फंस जाता है। इधर भी डेवल एंड डीप सी, क्या बोला, बंदा फंस जाता है। इधर जरा आसानी होती है, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन माइनस जरा स्ट्रांग है, प्लस कम है। मतलब एक प्लस है कि एक तरह पुफी की बेटी है, प्लस है, चलो अच्छी है, जानती हैं, सब बचपन खेला हुआ है। एक माइनस है, पसंद नहीं है लड़की, लेकिन उसके लड़की का बाप बड़ा अमीर है। वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब हैं तो इसमें, अगर आपका अब्बा गरीब है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपका ससुर गरीब है, सारा कसूर आपका है। अच्छा नहीं ब्रदर, जिसके लिए शादी होनी है वो तो पसंद नहीं है, लेकिन उसका अब्बा बड़ा काम का बंदा है। तो कई शादियां अब्बों की, पता है, हम हमारी जिंदगी गुजार देते हैं। ठीक हो गया, तो स्टॉप लॉस समझ आ गई। तो हर जिंदगी के हर पॉइंट पे आपने एक पॉइंट पे ना टाइम लगा देना, डेडलाइन लगा देनी है। इस डेडलाइन के बगैर आप स्टॉप लॉस में से मजीद लॉस में चले जाएंगे, और दैट विल बी ब्लंडर। आपको 10 जो है ना % का फार्मूला बता दिया। ठीक हो गया, आगे एक और फार्मूला लो जी, समझ आ गई स्ट्रेटेजी 3। अब तीसरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरी होगी, चौथी आ जाएगी। चौथी स्ट्रेटेजी है जी 10 10 और 10। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी है जी, बहुत कीमती स्ट्रेटेजी है। लिखे नाजिया इसके ऊपर, आप भी लिखिए, ये बड़ा क्रिटिकल, ये आपको जिंदगी में कभी मिलेंगे ना आज 10 साल बाद, तो ये मुझे आपको ये काम आएगी स्ट्रेटेजी। हाँ जी, एनीबॉडी हर्ड? माशाल्लाह सारे BBA MBA किया हुआ है, सबने पढ़े लिखे लोग हैं। व्हाट इज द 10-10-10 फार्मूला? बड़ी मशहूर है, जैसे 80-90 प्रिंसिपल है, हर जगह पढ़ाया जाता है, बिजनेस की क्लास, दुकान, अपना क्लास, अपना यूनिवर्सिटीज में। ये क्या है जी? 10-10-10 स्ट्रेटेजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। चलें जी, मैं बताता हूँ। चले, टाइम थोड़ा है, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। 10 का मतलब होता है डेज। ये क्या जी? ये मंथ्स। और ये क्या जी? ईयर। ठीक है, वैसे आज की डेट भी बड़ी मजे की है, 22 है। अच्छा जी, 10-10-10 क्या जी? क्या जी कि जो भी आपका फैसला है, जरा गौर से सुनिएगा, जो भी फैसला है कि आपका शादी हो, ब्याह हो, बिजनेस हो, खरीदारी हो, प्लॉट हो, मशीनरी हो, कोई भी फैसला हो, कि उसका 10 दिन के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका 10 महीने में क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसका 10 साल में क्या इम्पैक्ट आएगा। आप लाहौर आए इस साल आपको लेकर, पहले थिंकिंग में था, विजुअलाइजेशन किया, रिसर्च R&D किया, करते गए, फिर एक पॉइंट आया, आप आए। आज आप फरहान भाई बैठे हैं, आज 10 दिन गुजर गए, अब 10 महीने के बाद 10 ईयर्स। कोई भी कारोबार सर इज अ गोइंग कंसर्न, इट इज़ नॉट फॉर 10 ईयर्स इवन। फिर आपकी स्ट्रेटजी और एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, जो ग्रोथ, जो स्ट्रेटजी है या ट्रेजेक्ट्री है। गॉट द पॉइंट? तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाजमी होता है, शादी हो, ब्याह हो, ये भी 10 साल देखना होता है। आपको पता है, जो लाहौर शहर था, रशीद साहब, भट्ट साहब, पहले लोग होते थे ना भाटी लोहारी के अंदर, जो पुराने लाहौर के रहने वाले लोग थे, उसमें 2 दोस्त होते हैं। बड़ा टिपिकल केस सिनेरियो है। वो दोस्त क्या कहते हैं, एक वो दोस्त होता है, वो कहता है ये अमीर हो जाता है, डिफेंस में शिफ्ट हो जाता है, काफ़ी पैसे उसके पास कमा लेता है, और एक उधर ही गरीब रह जाता है। स्कूल टीचर होता है, वो अमीर नहीं होता, उधर ही बैठ के अपना। तो एक दिन अमीर दोस्त, थोड़ा गौर से सुनिएगा, आता है अपने गरीब दोस्त के पास, उधर ही जहाँ भाटी के बाहर वो तख्त लगे होते हैं, कुर्सियाँ लगी होती हैं, बैठ के तक खड़े होते हैं, वहाँ बैठ के, और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा, किधर, आज बड़े दिनों बाद आया। अब वो देखिए वो क्या करता है। आपको पता है बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो लॉस होता है, बिजनेस का सबसे बड़ा लॉस लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग है। क्या बोला जी? बड़ा फैसला क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपना नंबर 2 तैयार करे, अपना नंबर 3 तैयार करे, नंबर 4 तैयार करे। ये जिंदगी के बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमने पता नहीं कोई करोड़ साल जिंदा रहना है, उनके पास कोई बी प्लान होता ही नहीं कि अगर वो मर जाएं। और अक्सर बड़े दायरे के जो बड़े लोग जो होते हैं ना, जो वन मैन शो होते हैं, जैसे ही मरते हैं, कई महीनों की बात होती है, उनका दायरा सारा ज़मीन पे वापस फ्लैट हो जाता है, या लड़ाइयाँ, या लिटिगेशन, या लीगल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आगे जो नस्ल नलायक रह जाती है उनकी, बड़े दायरे मैंने देखे तबाह होते हुए।
तो इस सिनेरियो के अंदर वो मिसाल दे रहा था कि वो एक बंदा जो डिफेंस में अरबपति हो जाता है, उसका कागज़ का बिजनेस या किस किस का बिजनेस उन्होंने छोटा था जी, वो गणपत रोड पे या फलां रोड पे शुरू किया, भाऊ बशीर, ठीक है, तो इस तरह का बड़ा बंदा हो जाता है। अब वो ये बड़ा बिलियनर, तो वो आके ना किसी दिन आके ना अपने उसी पुराने इलाके में आके बैठता अपने दोस्त के पास, जो कि सिंपल एक स्कूल टीचर है, लेकिन बचपन घटते गुजारा होता है। तो बातें करते 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 पूछता, यार वो तुम्हारी जो पोती थी सुना जवान हो गई है यार, हाँ कितनी हो गई है जी, कॉलेज पढ़ती यूनिवर्सिटी। तो कहता यार एक बात करूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उसको, कहता क्या यार आज ज़िंदगी का एक मैंने फैसला करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला। जरा सुनिए बड़े लोग फैसले कैसे करते थे और आज भी करते हैं, है नाजिया। वो क्या करते हैं, कहते जी बोले यार बता क्या, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम देखो तुम्हारी ऊपर है, सवाबदीद है तुम्हारी, मानो या ना मानो, लेकिन इसमें हमारी दोस्ती में कोई बाल बराबर फ़र्क भी नहीं आएगा, बोलो तो सही। वो कहते देखो तुमने सारी ज़िंदगी ना ऑनेस्टी से गुजारी है, तुम स्कूल टीचर हो, तुम अपने बच्चों को, अपने बेटे को भी पढ़ाया, अब उसकी तुम्हारे बेटों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं आज एक ना चोली लेके आया हूँ, मेरा पोता है, मेरा बेटे का बेटा है, उसकी शादी के लिए ना अच्छी फैमिली ढूंढ रहा था, तो तुमसे अच्छा मुझे कोई फैमिली नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोते की शादी तुम्हारी पोती से करूँ। वो आगे से कहता है, हैरान होकर कहता है सर आपको तो हमारा जोड़ ही नहीं मिलता, आप इतने बड़े, इतने अमीर, इतना पैसा, इतना घर, इतना बड़ा। कहते एक्सक्यूज मी, कहा पता क्या, ये सारा कुछ तो मुझे है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो है मेरे पास, मैं पैसे लेने के थोड़ी आया हूँ, ये तो ऑलरेडी है। गाड़ियाँ एक छोड़ के 10-10 गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ भी हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए कि मेरी जो नई नस्ल आएगी, जो जनरेशन आएगी, जो मेरी नई नस्ल पैदा होगी आगे, मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू बेस्ड हो, क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यूज़ हैं और आजकल की मॉडर्न नस्ल के पास वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं। ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ चाहिए, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। आजकल ये चीज़ें सर जी दूरबीन लेके, आज तो खालिस दूध नहीं मिलता, बुरा ना मानिएगा, कहीं मिलता तो बता दीजिएगा, खालिस देसी घी ढूंढने निकले लाहौर से नहीं मिलेगा आपको, पर्सनल रिलेशन के मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है जी, दूध नहीं खालिस मिलता और रिश्ते खालिस कहाँ से मिलेंगे यार। तो वो फेक हो गया यार, हर चीज़ एक फेक होती चली जा रही है। तो मुझे अक्सर पूछते हैं जहाँ साहब यहाँ मैनेजमेंट हाउस कैफे खुदी में क्या सिखाया जाता है, हम कहते हैं जी हम गोल्ड में और गोल्ड प्लेटेड में फ़र्क सिखाते हैं। क्या बोला जी? और ये सचमुच का गोल्ड है जो आप देख रहे हैं, 24 कैरेट गोल्ड है। मुझे कई दफ़ा कहते हैं जासम ना आप रहें अगले दिन गायब ही ना हो जाए, बाकी 24 कैरेट गोल्ड से बनवाया हमने सारा ना, इकबाल को, यह टॉपिक ही नहीं, वरना मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, ये सारा गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड से मैंने जी ये ना सिखाते। तो इस समझ आ गया जी। तो ज़िंदगी के अंदर जो कीमती चीज़ क्या है जी, फैसले करने होते हैं। अब आपको ये फैसले करने में जो 5वीं चीज़ आएगी ये आ गया जी, और ये 6ठी चीज़ वो है जी आपकी PMS, जहाँ से गोल्स ड्राइव होते हैं। क्या बोलते हैं जी? जहाँ से गोल्स ड्राइव होते हैं ज़िंदगी के अंदर। आपके जो फैसले हैं, अगर आपने फैसले करने हैं, पैसों का फैसला हो जाए, चाहे कोई 5 बड़े फैसले, शादी का फैसला हो, बिजनेस का फैसला हो, सर बिजनेस की ग्रोथ का फैसला हो, वो फैसले की कहाँ से सोर्स होगा? पैसा कि बैंक से हो, तो बैंक आपको पैसे दे देंगे अगर आपके पास थोड़ी सी नाम है, क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। असल चीज़ आपकी PMS का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आखिरी बात क्लोज करना मैंने। PMS का मतलब होता है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, कि आपकी पर्सनल लाइफ की विजन क्या है। ये आपकी जो विजन स्टेटमेंट, अगर आपका कोई भी जिंदगी में फैसला करते वक्त आपने जो आपने पूछा, सस्टेनेबिलिटी का सवाल पूछा, वो अगर आपके फैसले, आपके डिसीजंस आज छोटे हों या बड़े हों, आपकी वैल्यू बेस्ड या फिर विजन से ड्राइव होते हैं, तो फिर सर जी वो मरने तक भी आपके साथ रहेंगे। आपके सिर्फ वो फसली बटेरों वाले फैसले हैं कि मौसम की अदा दे के बदल जाते हैं लोग, तो फिर रोज ही फैसले नहीं होते रहेंगे और आप भी हमेशा एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का शिकार ही रहते हैं इंसान, क्योंकि उसके पास कोई बेस ही नहीं है फैसले करने की। वो फेस क्या है? उसकी वैल्यूज़ है, और वैल्यूज़ की बुनियाद क्या होती है? वो आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। वो जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है वो आपका रडर है, वो आपका एंकर है, जिसकी बेस के ऊपर आपके सारे ज़िंदगी के फैसले होते हैं। आप अच्छे हैं तो आप, कुरान भी कहता है कि जब आप उठाए जाएंगे तो अच्छे लोग अपने दोस्तों में से उठाया जाएगा, अच्छे अच्छों के साथ उठेंगे, बुरे बुरों के साथ उठेंगे। दोस्त की पहचान होते हैं, आपको पता होने चाहिए। और ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है वो 2 चीज़ें हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बिकती है, आपका ट्रस्ट बिकता है,
ये जो पानी नेस्ले बेचता ना, पानी नहीं बेचता, वो सिंपल पानी क्या बेचेंगे यार। पानी तो सदियों से, हजारों सालों से मुफ्ती मिल रहा है। देखो अल्लाह पाक की आज रहमत है, पानी ही पानी हुआ। लेकिन जो चीज़ बिकती है कि ये नेस्ले का पानी है, ये पानी हम नेस्ले, आपको अनकॉन्शियस ये बात 10 बोतलें रख दो ना, अगर आप अभी अगर ब्रेक या अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ कि यार इसमें से 10 बोतलों में से कोई चूज़ कर लो, उठ के आप नेस्ले उठाएंगे 90%। कोई शायद कोई सूफी या पता नहीं को ऐसे भी ब्रांड है जो कि मैं रखे होंगे, वो हाथ भी नहीं लगाएंगे उसको। किसने आपको ट्रेन किया? ये आपको क्यों? वो ट्रस्ट बेच रहे हैं, वो पानी नहीं बेच रहे। और रैपर जो, हालांकि रैपर की प्राइस वही है जो उसने सूफी वालों ने भी लगाई हुई है, ठीक है जी। क्यों? कि वो उस रैपर के पीछे ट्रस्ट है कि पानी साफ है, ये 2 नंबर पानी नहीं है, ये बाहर नलके से भर के नहीं बोतल में बंद किया हुआ, ठीक हो गया ना। तो जिंदगी के अंदर ट्रस्ट बिकता है। तो जिंदगी में जो फैसले जो होते हैं ना, वो अगर बेस्ड ऑन वैल्यूज हो जाएं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अल्लाह ताला हमें सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी के आने वाले जो 5 साल में जो कुछ फैसले आज आपने करके जाने हैं, और कहते हैं कि ज़िंदगी में फैसले, छोटे फैसले या बड़े फैसले, ठीक है। आपने बिज़नेस का फैसला किया, आप फरहान भाई लाहौर आए कराची से, आपने अपना लाहौर से कराची जाना है, किसी ने लंदन जाना है, किसी ने कहीं जहाँ जाना है, लेकिन जो भी फैसले होंगे आपने अपनी प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, प्रोफेशनल आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी बेस पे होने चाहिए। विद दीज वर्ड्स आई होप बाकी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों।